Hello students, good morning. So welcome here. Today we are discussing part 5 of friction. ठीक है? So we are on class 11th physics and as you already know that is our chapter 5 is going on laws of motion. Completely होने वाला है, बस एक दो पार्ट्स रहते हैं हमारे, उसके बाद हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, आज भी हम कुछ फ्रिक्शन के बारे में ही कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं बेटा. देखिए आज हम थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस ज़्यादा करने वाले हैं. ओके, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि जो फ्रिक्शन है वो एक नेसेसरी एविल कैसे है. इट मीन्स फ्रिक्शन के हम कुछ एडवांटेज भी करेंगे, कुछ डिसएडवांटेज करेंगे. ठीक है, एक हम क्या करने वाले हैं आज कि फ्रिक्शन एक नेसेसिटी है कैसे, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, देन वी आर डूइंग डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. ओके, एंड आवर थर्ड टॉपिक इज मेथड ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, कि हम फ्रिक्शन को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ओके. फिर हम आपको बताएंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं. ओके, उसके बाद हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. राउंडिंग ए लेवल कर्व रोड, यानी कि जब कोई बॉडी है, कोई गाड़ी है, कर्व रोड पे जाती है, यानी कि किसी मोड़ के ऊपर जब कोई गाड़ी मूव करती है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी वो कितनी रिगेन करती है. ठीक है, और कुछ उस पर न्यूमेरिकल करेंगे हम. ओके, उसके बाद आपका आएगा बैंकिंग ऑफ रोड एंड बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट. तो जो आपका बैंकिंग ऑफ रोड है और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और विद उसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल भी. तो आपके दो पार्ट हैं, उसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ठीक है, तो आप इसके साथ अच्छे से कनेक्ट करिए, अच्छे से जुड़े रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएं. ठीक है, काफ़ी इजी है, फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट इतना टफ भी नहीं है. होप आपको सारा अच्छे से समझ आ रहा होगा. तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल. हाँ जी बेटा, देखिए क्योंकि ये थ्योरी वाला कंसेप्ट है और इजी है तो हम इसको डायरेक्ट ही करेंगे. ठीक है, मैं आपको इसमें जो ये अपने है इन्हीं के अंदर बता दूंगी इसको अच्छे से, और जो हमारा डेरिवेशन वाला कंसेप्ट है उसको हम अच्छे से ड्राइव करेंगे. तो देखिए बेटा, फ्रिक्शन क्या है, एक नेसेसरी एविल है. इट इज़ ए नेसेसिटी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इट. ये हमारे लिए एक पॉजिटिव थिंग भी है और एक नेगेटिव भी है. देखिए ये हमारे लिए पॉजिटिव है, एक नेसेसिटी है, बिकॉज वी कैन नॉट डू विदाउट इट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इट. ठीक है, कुछ हैं हमारी लाइफ के ऐसे पार्ट्स, कुछ ऐसे हमारे प्रैक्टिकल नीड्स हैं जिनको हम फ्रिक्शन के बिना नहीं कर सकते. और ये एक एविल भी है, ये हमारे लिए एक मतलब बुरी चीज़ भी है. कैसे है, बिकॉज इट इन्वॉल्व अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एनर्जी, इसमें फालतू की एनर्जी भी वेस्ट होती है. देखिए आप पहले हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है. ठीक है, देखिए हर चीज़ के ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं. तो देखिए पहले हम बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में. तो देखिए बेटा, वॉकिंग विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन. ठीक है, हम फ्रिक्शन के बिना चल नहीं सकते. अवर फुट प्रेसिंग द ग्राउंड विल ओनली स्लिप. अगर हम फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम ग्राउंड पे क्या करने लग जाएंगे, स्लिपिंग करने लग जाएंगे. ओके, नो टू बॉडीज विल स्टिक टू ईच अदर इफ देर इज नो फ्रिक्शन. कोई भी दो बॉडीज हैं वो एक दूसरे के साथ चिपक नहीं सकती अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा. ब्रेक्स ऑफ व्हीकल विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन. देखिए ये जो आपके क्वेश्चन है, इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपली यही पूछा जाएगा कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, और या ये पूछा जाएगा व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. तो सिंपली मैं आपको भी कम से कम 8 पॉइंट्स करा दूंगी, आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लर्न करने इनमें से. ठीक है, कोई भी 5 पॉइंट्स आप लर्न कीजिए और इसके भी आप बोर्ड जो भी आपके पेपर आएंगे उनमें आप लिख सकते हैं. तो आपको तीनों पॉइंट्स पता चले कि ब्रेकिंग सिस्टम भी इसके बिना काम नहीं करता, दो बॉडी स्टिक नहीं होंगे, और वॉकिंग भी फ्रिक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है. तो अब इसका 4th पॉइंट करते हैं. हाँ जी, देखिए ये इसका 4th पॉइंट है. 4th पॉइंट क्या कहता है, नट्स एंड बोल्ट्स फॉर होल्डिंग द पार्ट्स ऑफ मशीनरी टुगेदर विल नॉट वर्क. जो हम नट्स या बोल्ट्स यूज करते हैं, ठीक है, मशीनरी पार्ट्स को होल्ड अप करने के लिए, वो भी काम नहीं करेंगे विदाउट फ्रिक्शन. ओके, राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, और जो ब्लैक बोर्ड पे आप लिखते हैं, और इवन अगर आप ये देखो ना, ये वर्ड्स भी इस बुक पे रखे हुए हैं तो ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही है. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्लैक बोर्ड पे चौक नहीं चिपकेगा और हम लिख नहीं पाएंगे. इसी तरीके से पेपर पे पेन नहीं चल पाएगा, है ना. तो राइटिंग भी विदाउट फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है. फिर इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ मोशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मशीन टू द अदर पार्ट थ्रो बेल्ट्स विद बी
पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो मोशन का ट्रांसफ़र होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में मशीन का, ठीक है, जो मशीन ट्रांसफ़र होती हैं, जो उनका मोशन होता है जैसे ऐसे मूव करती हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा विदाउट फ्रिक्शन। और जो एडहेसिव है विल लॉस देयर पर्पस, जो हम किसी चीज़ को चिपकाते हैं जिस उद्देश्य से, जो सोच के किसी चीज़ को एडहेसिव करते हैं, वो भी उसका पर्पस भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्लीनिंग विद सैंड पेपर विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन। सैंड पेपर आपने देखा होगा, ठीक है, जब घर पे सफ़ेदी वगैरह करते हो सैंड पेपर का यूज़ करते हैं, अगर नीचे फर्श पे सफ़ेदी के दाग वगैरह लग जाते हैं, ठीक है, वाइट वॉश करते हैं उस टाइम पे उसका यूज किया जाता है। वैसे भी हम यूज़ करते हैं कई जगह पर। तो क्लीनिंग सैंड पेपर से जो हम करते हैं वो भी फ्रिक्शन के बिना पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए आपने 8 पॉइंट्स करे हैं और यहाँ से आपने देखा कि कैसे फ्रिक्शन हमारी एक ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि कैसे फ्रिक्शन हमारे लिए एक एविल भी है, यानी कि फ्रिक्शन एक डिसएडवांटेज भी है। देखिए हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो अब हम करेंगे फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज। ठीक है, तो देखिए डिसएडवांटेज फ्रिक्शन इज एन एविल। ओके, देखिए फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। जो दो बॉडी एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है, फ्रिक्शन क्या करता है, हमेशा उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, यानी कि उनके मोशन को आगे बढ़ने से रोकता है। सो एक्स्ट्रा एनर्जी टू बी स्पेंड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। तो इसलिए फ्रिक्शन को रोकने के, जैसे ही आप किसी बॉडी को मूव कराने की कोशिश करते हो, जितना आप उस पर फोर्स लगाते हो, अप्लाइड फोर्स, ऑटोमेटिक वहाँ पे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग जाता है। अगर आप उस बॉडी को मूव कराना चाहते हो तो आपको फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप उस बॉडी को मूव कराओ। तो इस तरीके से आपने देखा कि काफ़ी हमारी एनर्जी स्पेंड हो जाती है इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। ओके, तो फ्रिक्शन में काफ़ी अननेसेसरी एक्सपेंस ऑफ एनर्जी है। इट मीन्स आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट, यानी कि जितनी हमें इनपुट दी है उससे कम हमें आउटपुट मिलती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। देन फ्रिक्शन कॉज वियर एंड टियर ऑफ द मशीनरी इन कॉन्टैक्ट, मतलब जो मशीनरी पार्ट्स हैं वो क्या करती है, उनके लाइफ टाइम को रिड्यूस कर देती है। धीरे धीरे जो मशीनरी पार्ट्स हैं वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, जब एक दूसरे के साथ रगड़ खाएंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे उनकी लाइफ टाइम कम हो जाएगी। फ्रिक्शन फोर्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द हीट विच कॉज डैमेज टू मशीनरी। फ्रिक्शन फोर्स से आप अपने हाथों को ऐसे फ्रिक्शन करते हैं, रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो भी आपके हाथों पर जैसे हीट प्रोड्यूस होती है। तो आप देखिए जैसे फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है और इससे मशीन्स में क्या हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, मशीन धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, हमने देखा कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन हमारी एक ज़रूरत भी है और फ्रिक्शन हमारे लिए एक एविल भी है। इसके बाद हम करेंगे मेथड ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, कि ऐसे ऐसे कौन कौन सी मेथड है जिससे आप फ्रिक्शन को चेंज कर सकते हो। हाँ जी, अब देखिए अब हम करने वाले हैं सम ऑफ द वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि आप किस तरीके से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन को चेंज करने का मतलब ये होता है या तो आप इसको रिड्यूस करेंगे या आप उसको इंक्रीज करेंगे। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का आप कैसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, तो सबसे पहले मेथड है बाई पॉलिशिंग। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डिस्कस सम वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, तो आप इनमें से कोई 2 या 3 मेथड लिख देना। सबसे पहले मेथड है बाई पॉलिशिंग। पॉलिशिंग मेक्स द सरफेस स्मूथर। पॉलिश करने से क्या हो जाता है, सरफेस स्मूथ हो जाता है, और जितना सरफेस स्मूथ होगा उतना ही फ्रिक्शन कम होगा। सेकंड है बाई लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मीन्स जैसे कि आप किसी पे ऑयल लगाओ, ग्रीस लगाओ, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, जो उसकी इरेगुलरिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी, प्लेन हो जाएंगी, और इससे हमारा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बाई प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, अगर हम स्पेशल अच्छे मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, जैसे आपने देखा कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है जो सरफेस के कॉन्टैक्ट में है। तो अगर सरफेस ऑफ मूविंग पार्ट ऑफ मशीन इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो देखिए जो सरफेस ऑफ मूविंग पार्ट है और जो मशीन के पार्ट्स कॉन्टैक्ट में हैं उनको हम, ठीक है, कैन बी लाइन विद मटेरियल हैविंग लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर, उनको हम लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना हमारा, वो जितना लो रहेगा ना उतना ही हमारा फ्रिक्शन कम रहेगा। देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हम म्यू बोलते हैं वो जितना कम होगा उतना ही हमारा स्मूथ सरफेस होता है। ऑन द सेम बेसिक टायर्स आर मेड अप ऑफ रबर। टायर रबड़ के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है इंटरनल, बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन रबर एंड कंक्रीट इज मच लेस देन द फ्रिक्शन बिटवीन आयरन एंड द कंक्रीट। ठीक है, जो रबड़ और कंक्रीट मीन्स सड़क, रोड जो होता है, रबड़ और कंक्रीट के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू फ्रिक्शन बिटवीन आयरन एंड
कंक्रीट, ठीक है। फिर है बाय स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग का मतलब होता है जैसे जो एयर की वजह से फ्रिक्शन होता है उसमें हम क्या करें, अगर बॉडी की ऐसी शेप बना दें, इस टाइप की शेप बना दें, तो जो एयर रेजिस्टेंस है हमारा स्ट्रीम लाइन शेप बनाने से, आगे से शार्प शेप बनाने से, वो जो एयर रेजिस्टेंस है उसको भी हम कम कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जितने जेट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, फास्ट मूविंग कार्स हैं, उनकी जो आगे की शेप होती है वो स्ट्रीम लाइन शेप होती है, जैसे एक मछली होती है ना, उस जैसी शेप की होती है। उसके बाद आपका बाय यूजिंग बॉल बियरिंग, ठीक है। सो आपने जैसे आप इस फिगर में देखिए, जैसे आपको मैं दिखा देती हूँ साथ साथ, ये देखिए बॉल बेयरिंग एज शोन इन फिगर। द बॉल बेयरिंग आर अरेंज कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल सिलेंडर। इसमें दो मतलब सिलेंडर होते हैं और एक ही एक्सिस के अंदर होते हैं। जैसे ए एंड सी आप बात करो, ठीक है, जैसे कि आपका ये ए है, ये वाला और ये बड़े वाला क्या है, सी है, ठीक है। तो हमने क्या करा, दो कोएक्सियल सिलेंडर लिए, उनको इस तरीके से अरेंज किया और उनके पीछे छोटे छोटे हार्ड स्टील बॉल्स डाल दिए। बॉल बेयरिंग आपने देखा भी होगा, इस तरीके का होता है, उसके अंदर छोटी छोटी स्टील की बॉल्स होती हैं, छोटी छोटी स्टील की गोली सी होती हैं, ठीक है। और इनर सिलेंडर इज फिटेड ऑन द एक्सले। इनर फिर जो आपका अंदर वाला पहिया है वो किसके साथ सेट कर दिया गया, एक्सले के साथ सेट कर दिया जाता है। और जो हार्ड स्टील बॉल्स है उनको वहाँ पे हम अरेंज कर देते हैं। और बाहर वाला सिलेंडर क्या है, बाहर वाला सिलेंडर है आपका सी, उसको हम व्हील के साथ सेट कर देते हैं। तो वहन जब ये रोटेट करेगा, अभी ये वाला व्हील रोटेट करेंगे तो बॉल्स रोटेट इन द डायरेक्शन, बॉल्स भी ऐसे रोटेट करना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो दस वैन रोल्स ऑन द बॉल्स इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग ऑन द एक्सले। तो इस तरीके से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन में, क्योंकि ये तो इसके ऊपर स्लाइडिंग करेंगे पर पहिया क्या करेगा, पहिया रोल करेगा, ठीक है। ये क्या करेंगे, इसके ऊपर स्लाइड बट पहिया रोल करेगा। तो बॉल बेयरिंग कॉमनली यूज इन बाईसाइकिल, साइकिल में यूज होता है, आप इसको साइकिल में देख भी सकते हैं, ठीक है। तो आप कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम एक बार ट्राई करते हैं। हाँ जी, देखिए हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन की हमें क्रिटिकली नीड होती है। जैसे कि इंटरनल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को चल पाते हैं बिकॉज वी नो हाउ डिफिकल्ट इज टू वॉक ऑन आइस। आइस पे चलना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि आइस पे क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है। हम किसी भी कार को स्टार्ट नहीं कर सकते अगर वहाँ पे रोड क्या है, स्लिपरी है, ठीक है। ऑन ए ऑर्डिनरी रोड फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड कन्वर्ट रोटेशनल मोशन ऑफ द व्हील इनटू ए रोलिंग मोशन, ठीक है। जो आपका फ्रिक्शन है लगता है रोड और टायर के बीच में, वो क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन को रोलिंग मशीन में कन्वर्ट कर देते हैं और प्रोवाइड को करते हैं नेसेसरी एक्सटर्नल फोर्स टू एक्सेलरेट द कार, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिलेटिव मोशंस को स्टॉप करने में, पावर को डिसिपेट प्रोसेस में भी इसका काफ़ी यूज होता है। तो कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस थी जो हमारी लाइफ में यूज होती हैं और जहाँ पे फ्रिक्शन बहुत नेसेसरी होता है हमारे लिए। हाँ जी बेटा, अब हम करेंगे सम ऑफ द वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, कि हम कैसे फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे कि रेनी डे में, जो बारिश का दिन होता है, वहाँ पे क्या होता है, थ्रो सम सैंड ऑन द स्लिपरी ग्राउंड। अगर हम स्लिपरी ग्राउंड पे कुछ रेत फेंक दे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा आपके पैरों के बीच में और ग्राउंड के बीच में, और इस तरीके से आपका स्लिप होने के चांस घट जाएंगे। इसी तरीके से अगर सैंड को हम ट्रैक पे से, जैसे बर्फ़ है बहुत सारे, अगर वहाँ पे हम रेत फेंक देते हैं तो वहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है। और जो व्हील्स हैं, ट्रक वगैरह के जो ट्रैक, उस पर जो भी व्हीकल्स चलते हैं उनके जो व्हील्स हैं और उस ट्रैक के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है और ड्राइविंग काफ़ी सेफ हो जाती है, ठीक है। इन द मैन्युफैक्चर, जब हम टायर बनाते हैं तो सिंथेटिक रबड़ हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं बिकॉज उसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है रोड के साथ काफ़ी बड़ा हो जाता है। जितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, हमारे लिए फ्रिक्शन बढ़ेगा और हमारे लिए जो ड्राइविंग है सेफ होगी। प्रॉपर थ्रेडिंग ऑफ द टायर आल्सो इंक्रीज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे जो थ्रेडिंग का कंसेप्ट लगाया जाता है प्रॉपरली लगाया जाता है ताकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द टायर एंड द रोड इंक्रीज्ड, ठीक है, ताकि हम उसको इंक्रीज कर पाएँ। अब हम करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ यस, देखिए बेटा अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। देखिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैं, बेसिकली दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू मूव ए बॉडी इन ए सर्कल, ओके। तो ये क्या होता है, इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली इन सर्कल। ये किस लिए नीड होती है हमें इस फोर्स की, दिस फोर्स इज required
required to move a body uniformly इन सर्कल। अगर किसी बॉडी को सर्कल फॉर्म में मूव कराना है ऐसे ऐसे, तो हम क्या कहेंगे कि वी नीड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स कैसे वर्क करता है? अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इट एक्ट्स अलोंग रेडियस एंड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, हमेशा। तो देखिए, जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, सर्कल में मूव करे, जैसे ऐसे समझिए, ये मान लो कोई सर्कल है आपके पास, ओके। तो ये यहाँ पे सपोज करो ये एक बॉडी है, ये ऐसे सर्कल में मूव कर रही है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से एक बॉडी है। तो देखिए, जब ये बॉडी यहाँ होगी इस ऐसे, तो थोड़ी देर में यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, तो इस तरीके से ये बॉडी इस पूरे सर्कल पे मूव करती रहेगी। जब ये बॉडी मूव करेगी ना बेटा, तो यहाँ पे देखिए एक है ना रेडियस होगी जो इसके साथ अटैच होगी ऐसे, ठीक है। तो हम अब कैसे पता लगाएंगे? जब ये बॉडी यहाँ है तो इसकी डायरेक्शन किधर है? तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अब जब ये बॉडी यहाँ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेंजेंट खींच देंगे ऐसे, टेंजेंट। तो देखिए, जो टेंजेंट होगा ना वो ये बताएगा कि इस टाइम इस बॉडी का मुंह इस साइड है। देखिए, टेंजेंट का काम क्या होता है? सिंपली टेंजेंट ये बताता है कि जब ये बॉडी यहाँ है तो इसकी डायरेक्शन किस साइड है, किस साइड जाएगी अब ये, तो ये बॉडी इस साइड जा रही है। थोड़ी देर में सपोज करो ये बॉडी यहाँ आ जाती है, तो अब यहाँ पे भी एक ऐसे एक टेंजेंट खींच देंगे, देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम बॉडी इधर जाने की कोशिश कर रही है, यहाँ आ जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से हम क्या करेंगे, हर पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचते चलेंगे। ठीक है, टेंजेंट खींचते चलेंगे तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जैसे मान लो ये मैंने एक सर्कल बनाया, ओके, और इस तरीके से जब डायरेक्शन में फाइंड आउट करूँगी तो मैं इसके हर पॉइंट पे क्या करूँगी, टेंजेंट खींचते चलूँगी। और ये जो टेंजेंट मैं खींच रही हूँ, ये टेंजेंट हमें क्या बताएगा, टेंजेंट हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। जो भी बॉडी इस पर वर्क कर रही है, ठीक है, वो उसकी डायरेक्शन बताएगा। क्लियर? तो देखिए, जो हमारी न्यूटन की फर्स्ट लॉ है वो क्या कहती है कि कोई भी बॉडी है वो अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, अपने आप को अपने आप मोशन में या तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा। ठीक है, क्लियर? देखिए, जो ये बॉडी है जो इसके अलावा घूम रही है ऐसे, तो ये बॉडी अपने आप, अब ये बॉडी यहाँ है तो ये ऑटोमेटिक इसके साथ ऐसे मूव करती रही, लेकिन ये अपने आप अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकती ये बॉडी। ठीक है, यहाँ से ये अपने आप थोड़ी ना जाएगी इधर, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मूव कराना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स इसको क्या कराना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा टू चेंज डायरेक्शन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और जो हम एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से कंटिन्यूस की डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। अब देखिए, अगर कंटिन्यूस की डायरेक्शन बदलती रहेगी तो इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। ठीक है, और अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा और बॉडी कंटिन्यू मूव कर रही है एक वेलोसिटी के साथ, तो एक्सेलरेट भी होगी वो बॉडी। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन यहाँ पे बॉडी फॉलो करेगी, ठीक है, द एक्सेलरेशन फॉलोड बाय ए बॉडी व्हेन इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन, देन वी कैन से दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और यू कैन से रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं यूनिट 2 में। ठीक है, वी को हम क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। कौन से वाला एक्सेलरेशन है ये, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है, कोई बॉडी ऐसे घूमेगी तो एक्सेलरेशन तो होगा। ये क्या है आपके पास, ये है आपकी लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो देखिए, वी नो दैट। अब हमें अगर सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, एफ, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा मास इनटू
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे ना AC, तो हम, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आई है, ये क्या होता है mv²/r, ये भी होता है। और अगर हम v²/r की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r/mr²। ठीक है, तो ये भी किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है। और ये भी, ये कब है, जब हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होगी, और ये कब है, जब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कुछ ऐसा ही है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है। देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ए फोर्स दैट अराइज व्हेन बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, क्लियर, ए force that arise when a body moving actually, जब वो एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ओके, सर्कुलर पाथ by virtue of tendency to regain its natural straight line, by virtue of tendency देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे भी एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ओके, सर्कल में मूव कर रही है, क्या क्या पाना चाहती है, वो अपना ओरिजिनल पाथ को ऑब्टेन करना चाहती है। ठीक है, तो इसको आप एक तरीके से कह सकते हो रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स अगर उसको गोल गोल घुमा रहा है तो उसके अपोजिट में लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अगर कोई बॉडी है सर्कल में घूम रही है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ठीक है, तो उस सर्कुलर फोर्स को स्ट्रेट लाइन में लाने की कोशिश कौन करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो दे आर एक्शन, दिस इज एक्शन फोर्स, दिस इज रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये क्या करता है, किसी बॉडी पे एक्शन अप्लाई करता है, कहता है चल भी तू गोल गोल घूम, तो यहाँ पे जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो ऑटोमेटिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा। और वो क्या कोशिश करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहती है, एक्शन है तो रिएक्शन होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उतना ही अमाउंट में लगेगा। और वो क्या कहेगा कि नहीं, आप सर्कल में नहीं, आप स्ट्रेट लाइन में आने की कोशिश करो। तो ये क्या करता रहेगा, उसको सर्कल में घुमाने की कोशिश करेगा और ये उसको स्ट्रेट लाइन में कोशिश करेगा लाने की। तो ये हमेशा देखिए अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा, अवे फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर की तरफ लगता है तो ये सेंटर से दूर लगेगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर। हाँ, अलोंग द रेडियस ये भी होगा, ये भी क्या होगा, अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आप बोल सकते हैं दिस इज द फोर्स ऑफ एक्शन एंड दिस इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन। और ये डिफरेंट बॉडीज पे वर्क करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, हाँ जी, देखिए जैसे कि आप इसको समझिए कि व्हेन ए पीस ऑफ वन टाइप टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज रोटेटेड, जैसे आपको कोई पत्थर का टुकड़ा लिया, उसको एक तरफ से रस्सी से बांध दिया, ठीक है, उसको एक सर्कल में घुमाया, तो आप मानिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स F1 उस पर हमने अप्लाई करा ऑन द स्टोन बाय हैंड, अपने हाथ से हमने उस पर F1 फोर्स अप्लाई करा। ठीक है, वापिस हैंड इज पुल्ड आउटवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F2 एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, फिर हाथ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम करना शुरू कर देगा, F2, ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ द स्टोन, क्योंकि पत्थर क्या चाहता है, गोल गोल घूमना नहीं चाहता, वापस अपनी स्ट्रेट लाइन पाथ को ऑब्टेन करना चाहता है। तो इस तरीके से देखिए दोनों फोर्स क्या करते हैं, काम करते हैं। देखिए जैसे हैंड ने क्या लगाया इस पर, इस तरीके से इस टाइट पत्थर पे क्या लगाया, स्टोन पे लगाया सेंट्रीपिटल फोर्स, स्टोन ने वापस हैंड पे कौन सा लगाया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए ये जो हैंड ने इस पे लगाया वो कौन सा लगाया, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और जो स्टोन ने हैंड पे लगाया वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस तरीके से दे आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, वो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। अब हम कुछ क्या करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, जो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, अपने कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स के और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।